हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट सीनिक एकेडमी। आज हम बात करेंगे अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस की जो हमारे सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इससे पहले मैंने इसका एक वीडियो बना के रखा है, अगर आपने ना देखा तो प्लीज़ देखना, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डलवा दूँगा। क्वेश्चन कह रहा है कि मेनू स्क्रिप्ट कम्स फ्रॉम द लेटिन वर्ड मेनू मीनिंग, यानी कि जो मेनू स्क्रिप्ट है वो लेटिन भाषा से प्राप्त हुआ है, जिसमें मेनू शब्द का अर्थ क्या है। तो मेनू शब्द का क्या अर्थ है? हमारा मेन है, टेस्ट यानी कि लेख है, हैंड यानी कि हाथ है, और इंटेलेक्ट यानी कि बुद्धि है। अगर हम बात करें मेनू स्क्रिप्ट जो कि लैटिन भाषा से प्राप्त हुआ है, जिसमें मेन शब्द का अर्थ होता है हैंड यानी कि हाथ, यानी कि मेनू स्क्रिप्ट का मतलब होता है हाथ से लिखा हुआ स्क्रिप्ट। ठीक है, देखिए ये देखिए ये है हमारी मेनू स्क्रिप्ट। ये हमारी किससे लिखी गई थी? हाथ से लिखी गई थी। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारे क्या कह रहा है? इनसे कह रहा है कि व्हाट इज ट्रू अबाउट मेनू स्क्रिप्ट, यानी जो पांडुलिपियां हैं उनके संदर्भ में क्या सत्य है। तो हमारा पहला है कि दे वर हैंड रिटन ऑन वॉल्स ऑफ द केव्स, यानी कि जो गुफाएं की दीवारें थी उन पर हस्तलिखित था। दूसरा कह रहा है कि दे वर रिटन ऑन वुड विद द हेल्प ऑफ इंक, यानी उन्हें स्याही की सहायता से लकड़ी पर लिखा गया था। तीसरा कह रहा है कि दे वर रिटन बाय हैंड ऑन पाम लीफ, यानी कि पेड़ के पत्तों पर हाथ से लिखे गए थे। और आगे कह रहा है कि दे वर रिटन ऑन स्टोन्स विद द हेल्प ऑफ टूल्स, यानी उपकरणों की सहायता से पत्थरों पर लिखा गया था। तो अगर हम बात करें पांडुलिपियां यानी कि मेनू स्क्रिप्ट्स की, तो इसके पहले मैंने ही आपको बताया कि वे ताड़ के पत्ते पर हाथ से लिखे गए थे। किस पर लिखे गए थे? दे वर रिटन बाय हैंड ऑन पाम लीफ, यानी कि वे ताड़ के पत्तों पर हाथ से लिखे गए थे। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे देख हमारा सही आंसर क्या था? तीसरा था, यानी कि हस्तलिपियां हाथ से लिखी जाती हैं। ये लेटिन शब्द मेनू से आया है। तो मैंने इस बारे में आपको बताया था कि जो लेटिन शब्द है मेनू उससे आया है, जिसका अर्थ होता है हाथ, और ये मेनू स्क्रिप्ट होती है वो हाथ से लिखी जाती हैं। ये आमतौर पर ताड़ के पत्तों पर या सानोबर पेड़ की, सानोबर पेड़ याद रखना, सानोबर पेड़ की विशेष रूप से तैयार छाल पर लिखा जाता है, जो हिमालय में उगता है। कि किससे पर लिखा जाता है? हस्तलिपियों के ताड़ के पत्तों पर लिखा जाता है, या सानोबर पेड़ की विशेष रूप से तैयार छाल पर लिखा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए हमसे क्या आगे कह रहा है कि प्लूटो वाज डिक्लेयर्ड ए डॉर्फ प्लैनेट इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर, यानी कौन से वर्ष में प्लूटो को बोने ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया था। यानी जो प्लूटो था उसको निम्नलिखित में से किस वर्ष में हमने बोने ग्रह की घोषित कर दिया गया था। पहले जो हमारा प्लूटो था वो भी हमारा एक ग्रह की श्रेणी में आता था। हमारे टोटल 9 ग्रह थे, लेकिन अब 8 है, क्योंकि हमने जो प्लूटो था उसको ग्रह की श्रेणी के निकाल से बोने ग्रह में डाल दिया। तो कब डाला था हमने डाला था इसे 2006 में। कब डाला था हमने इसे डाला था 2006 में। ठीक है, तो हमारा 2006 सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कह रहा है? उस समय पहले तक अगस्त 2006 प्लूटो भी एक ग्रह का दर्जा माना जाता था, जैसे मैंने आपको बताया। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ की एक बैठक में निर्णय लिया गया था कि प्लूटो को अन्य खगोलीय पिंड की तरह सेरेस 2003 यानी UB313 हाल ही के दिनों में खो जाएगा, जैसे बोना ग्रह कहा जाता था। ठीक है, यानी कि इसको निकाल के हमने कहाँ डाल दिया था? बोने ग्रह की श्रेणी में। आगे देख लेते हैं, हमारे सौर मंडल में प्लूटो, साइरस, एरिस 2003, UB313, मैकमैक और होमिया जैसे 5 बोने ग्रह भी हैं। यानी कि हमारे जो सोलर सिस्टम है उसमें कितने बोने ग्रह हैं? 5। कौन कौन से? प्लूटो, साइरस, एरिस 2003, UB313, मैकमैक और होमिया जैसे 5 बोने ग्रह हैं, याद रखना। बाकी ये हमारे ग्रह हैं, जैसे कि हमारा मरकरी है, अर्थ है, वीनस है, मार्स है, और ये सारे हमारे जुपिटर है, सैटर्न है, नेपच्यून है, ये सब है। और जो प्लूटो है ये हमारे बोने ग्रह की श्रेणी में आ गया है। ठीक है, आगे कह रहा है कि रिकॉग्नाइज डार्क प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम, यानी कि निम्न में से कौन सा हमारे सौर मंडल में बोना ग्रह है। तो कौन सा ग्रह है जो कि हमारे सौर मंडल में बोना ग्रह है? तो कितने बोने ग्रह थे? 5 थे। कौन कौन से? मैकमैक, होमिया, एरिस, सीरिस, प्लूटो। तो हमारा एरिस भी है, सीरिस भी है और प्लूटो भी है, और मैकमैक, होमिया भी है। तो हमारे कितने हो जाएंगे? उपयुक्त सभी 5 हो जाएंगे। ठीक है, याद रखना हमारे 5 है, सीरिस, एरिस, प्लूटो, मैकमैक और होमिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कह रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप के प्राचीनतम नगरों पर परियोजना कार्य की योजना बनाते समय आप छात्रों को उचित क्षेत्र की जानकारी प्राप्त करने के लिए कहेंगे। यानी क्या? उपमहाद्वीप की जो प्राचीनतम यानी पहले के नगर है वहाँ अगर जाने की परियोजना बना रहे हैं, उसके बारे में एक परियोजना बनाने के बारे में कह रहे हैं, तो किसके बारे में जानकारी प्रदान करेंगे? गंगा वैली के बारे में, नर्मदा वैली के बारे में, इंडस वैली के बारे में, कि ब्रह्मपुत्र वैली के बारे में। तो हम जानकारी उन्हें प्राप्त कराएंगे गंगा घाटी के बारे में। किससे? गंगा घाटी के बारे में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं,
और गंगा घाटी के बारे में जानकारी क्यों प्राप्त कराएंगे, क्योंकि लगभग 4700 साल पहले इन नदियों के तट पर कुछ शुरुआती शहर पनपे थे। यानी कम से कम आज से लगभग 4700 साल पहले क्या हुआ था कि इन नदियों के तट पर कुछ शुरुआती शहर थे, वो पनपे थे यानी बसे थे। बाद में लगभग 2500 साल पहले शहरों का विकास गंगा और उसकी सहायक नदियों के किनारे समुद्र तटों के साथ हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द फर्स्ट मैन हु प्लेस्ड हिज फुट ऑन द मून इज, यानी पहला आदमी जिसने चांद पर अपना पैर रखा था वो कौन था? वो हमारे थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग। कौन से हमारे थे? जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अब चंद्रमा पर अपना पहला कदम रखा था। ठीक है, काफी एग्जाम में पूछा जा चुका है तो याद रखना। यानी पहले आदमी जो थे वो नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे। कह रहा है कि जो एडुसेट है उससे क्या अभिप्राय है? तो हमारा है सौरमंडल में खोजा गया एक नया ग्रह, एक क्षुद्र ग्रह जो मंगल और पृथ्वी की कक्षाओं के बीच में पाया जाता है, एक मानव निर्मित भारतीय उपग्रह की उपयोग मानव निर्मित उपग्रहों की सूर्य की कक्षा में स्थापित करने के लिए नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। यानी कि ये हमारा है ए मैन मेड इंडियन सैटेलाइट, यानी कि जो भारतीय उपग्रह है मानव द्वारा निर्मित एक भारतीय उपग्रह है। ठीक है, एडुसेट याद रखना, ये भी काफी एग्जाम में पूछा जा चुका है। एडुसेट क्या है? एक मानव निर्मित भारतीय उपग्रह है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है इसमें दिया भी गया है GSAT-3, जिसे हम एडुसेट के नाम से जाना जाता है, स्कूली स्तर को उच्च शिक्षा तक तथा दूरस्थ कक्षा शिक्षा के लिए जानते हैं। ये पहला समर्पित शैक्षिक उपग्रह है। लॉन्च की तारीख है 20 सितंबर 2004। इसे एडुसेट को कब लॉन्च किया गया था? 20 सितंबर सन 2000 को लॉन्च किया गया था। और ये पहला हमारे शैक्षिक उपग्रह है जो शिक्षा को समर्पित है। GSAT-3 जिसे एडुसेट के नाम से हम जानते हैं, ये स्कूल स्तर से उच्च स्तर से दूरस्थ कक्षा के लिए जाना जाता है। ठीक है, आगे हमसे कह रहा है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली विश्व की पहली महिला कौन थी? यानी कि इस पूरे विश्व में ऐसी पहली महिला कौन थी जो कि माउंट एवरेस्ट पर कदम रखा था? तो वो हमारी थी जंको तवई, की संतोष यादव, की नोरोबी शेरपा, कियन बेन क्राफ्ट। तो वो हमारी थी जंको तवई। जंको तवई जो थी वो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली इस विश्व की पहली महिला थी। और कहाँ की रहने वाली थी? ये जापान की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो देख लेते हैं कुछ इनके बारे में। ये देखिए, ये हमारी है जुंको तवई। ठीक है, न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी तथा भारत के तेंजिंग नोर्गे शेरपा ने 29 मई 1953 को पृथ्वी के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे। जो हमारे पहले व्यक्ति थे पूरे विश्व में वो न्यूजीलैंड के थे एडमंड हिलेरी और भारत के थे तेंजिंग नोर्गे शेरपा। और कब थे? 29 मई 1950 पर इन्होंने पृथ्वी के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले चढ़ने वाले व्यक्ति थे। और अगर पहली महिला की बात की जाए तो विश्व की पहली महिला थी जुंको तवई, जो कि थी जापान की। और इन्होंने कब कदम रखा था? 16 मई 1975 को। कब रखा था? 16 मई 1975 को। कभी कभी डेट भी पूछ लेता है तो याद रखना। और अच्छा, ये तो हमारी थी जापान की, लेकिन भारत की भी तो कोई महिला होंगी जिन्होंने कदम रखा होगा। तो वो थी बछेंद्री पाल। कौन थी? बछेंद्री पाल भारत की पहली महिला थी जिन्होंने 23 मई 1984 को एवरेस्ट पर कदम रखा था। तो माउंट एवरेस्ट पर मई में ही लोग चढ़े। 29 मई को 1953 को एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे शेरपा चढ़े थे। 16 मई 1975 को जुंको तवई चढ़ी थी जो कि जापान की थी। और भारत की थी बछेंद्री पाल जिन्होंने 23 मई 1984 को माउंट एवरेस्ट पर कदम रखा था। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से दो पर्वत पनामा के इस्थमस के माध्यम से जुड़े हुए हैं? यानी कि जो पनामा है उसकी इस्थमस के माध्यम से कौन से दो पर्वत जुड़े हुए हैं? यूरोप और एशिया, उत्तरी अमेरिका और यूरोप, अफ्रीका और एशिया, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। अगर हम बात करें दो पर्वतों की जो पनामा के इस्थमस से जुड़े हुए हैं तो वो हमारे हैं उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। सही आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमसे क्या कहना है इसके बारे में कुछ एक्सप्लेनेशंस दी गई है, देख लेते हैं उसे। ये महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी और पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। जो हमारा उत्तरी नॉर्थ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका के बारे में बताया गया है, ये पूरी तरह से कहाँ स्थित है? उत्तर और पश्चिमी गोलार्ध में। अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। देखो, सबसे बड़ा आपका एशिया है। टोटल हमारे विश्व में कितने महाद्वीप है? 7 में स्थित है। तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। ये महाद्वीप 3 महासागरों से घिरा हुआ है। हमारा ये महाद्वीप कितने सागरों से घिरा हुआ है? 3। ये दक्षिणी अमेरिका से एक संकरी स्थल से जुड़ा हुआ है जिसे हम पनामा स्थल संधि कहते हैं। किसे कहते हैं? पनामा स्थल संधि। ठीक है, याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट है। गाइस, ये थे हमारे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे सभी एग्जाम्स के लिए काफी महत्वपूर्ण थे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ लाइक इट देन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड बी कंटिन्यू विद नेक्स्ट वीडियो। इसके अतिरिक्त आप स्टूडेंट्स यूनिक अकेडमी को इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और अपनी फैमिली को बना सकते हैं। हमारा थैंक यू, बाय।